जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी के स्पेशल एपिसोड में, जो कि ये 11वां सेशन है, जिसमें हम एसएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके पहले आप याद रखिएगा, अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ पे डेली क्यूज होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में किसके द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट को जारी किया है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, IBSAMAR 7 अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए भारत, बी ब्राजील, सी बांग्लादेश और डी दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी दक्षिण अफ्रीका। इस अभ्यास में किस किस देश ने भाग लिया है, तो इसको भी देख लेते हैं। इंडिया ने भाग लिया है, ठीक, ब्राज़ील ने भाग लिया है और साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। आई से इंडिया हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तीसरा प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। ऑप्शन है हमारा ए डार्ट स्पेसक्राफ्ट, बी चंद्रयान 2, सी डिस्कवरी ऑर्बिटल और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान सेकंड ने, जो कि भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में क्या खोजा है, तो सोडियम को खोजा है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में संचालित पावर एक्स 2022 क्या है। ऑप्शन है हमारा ए बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, बी साइबर सुरक्षा अभ्यास या सी एक अंतरिक्ष मिशन या एक रडार। सही आंसर हो जाएगा बी साइबर सुरक्षा अभ्यास। पावर एक्स जो है यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा हम। पांचवा प्रश्न, सतपुरा एवं बिंद के बीच बहने वाली नदी है, नदुई नहीं होगा, नदी होगा, ठीक। तो क्वेश्चन है सतपुरा और बिंद के बीच, यानी विंध्याचल जो पर्वत है उसके बीच कौन सा नदी बहता है। ऑप्शन हमारा ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गंडक और डी गोदावरी। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नर्मदा। सतपुरा और बिंद के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा प्रश्न, मनुस्मृति का मुख्य रूप से संबंध है किस चीज से। शासन काल से, अर्थशास्त्र से, कानून से और सामाजिक व्यवस्था से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी कानून। मनुस्मृति जो है इसका संबंध कानून से है। हिंदू धर्म में जितनी भी रीति रिवाज होती है, चाहे वह शादी हो गया, विवाह, शादी हो गया, तलाक हो गया, सक्सेशन हो गया, जितने भी हिंदू रीतियों में जितने भी कानून आते हैं उन सभी को लगभग 80 से 90% भाग कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति से। कहाँ से लिया गया है, मनुस्मृति, ठीक। और वहीं अगर बात की जाए मुसलमान धर्म की, यानी मुस्लिम की बात की जाए, ठीक, तो मुस्लिम में माना जाता है शरीयत को। मुस्लिम में किसको माना जाता है, शरीयत को। तो याद रखिएगा, हिंदू धर्म किसको मानता है, मनुस्मृति को, और मुस्लिम धर्म किसको मानता है, शरीयत को मानता है, ठीक। ये जो है मुस्लिम का पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ कहने का मतलब हो गया जितने भी मतलब कि शादी ब्याह, तलाक, सक्सेशन, इन सब की चीज़ों में जो होता है वो मुस्लिम जो है शरीयत को मानते हैं और हिंदू किसको मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। इसी में कहा गया है, मनुस्मृति कहता है कि शादी का मतलब हो गया, शादी में विवाह विच्छेद नहीं होता है। शादी एक संस्कार है और संस्कार में कहीं भी विवाह विच्छेद नहीं होता है, मनुस्मृति कहता है। लेकिन शरीयत क्या कहता है, शादी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। शादी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में एक बार शादी हो गया तो 7 जन्म का साथ हो जाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में शरीयत, मुस्लिम लोग शरीयत को फॉलो करते हैं और शरीयत कहता है कि शादी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक मेहर की राशि देकर आदमी जो है इस बंधन में बंधता है। लेकिन जब आदमी चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट से उस मेहर के राशि को वापस करके अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है और इसी के चलते हमारे देश में सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रही हैं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, लेकिन नहीं कर पा रही हैं। हो सकता है कोई चुनावी मुद्दा होगा, हो सकता है कोई वोट बैंक होगा, या फिर
इसको इम्प्लीमेंट करना भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए हो सकता है ये अभी तक सरकार देर कर रही है। बीजेपी से तो उम्मीद था कि बीजेपी इसको लागू कराएगी, लेकिन अभी तक नहीं करा पाई है। हालांकि याद रखिएगा बात यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की चर्चा आर्टिकल 44 में की गई है, आर्टिकल 44 में की गई है। और भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक, और उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए प्रस्ताव को मतलब अपने विधानसभा में पास किया, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 7वां प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन है हमारा ए लाहौर, बी मद्रास अधिवेशन, सी बम्बई अधिवेशन और डी कलकत्ता अधिवेशन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में सब पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को मतलब पेश किया गया था। ठीक, और पारित भी इसको किया गया था। कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? तो 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे लाहौर में इसके 1929 में इसकी अध्यक्षता की थी और यहीं पे पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां प्रश्न, जिस दर से बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं वह है? ऑप्शन है ए बैंक रेट, बी इंटरेस्ट रेट, सी रिवर्स रेपो रेट और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी रिवर्स रेपो रेट। अगर बैंक जो है यानी कि अगर आरबीआई जो है किसी बैंक को, जैसे मान लीजिए 3-4 इधर बैंक है, एगो मान लीजिए एसबीआई हो गया, एगो हो गया पीएनबी और एक हो गया मान लीजिए बीओबी। ठीक, तो यदि आरबीआई इन तीनों बैंक को लोन देगा तो उस पैसा पर, उस लोन पर जो ब्याज लगेगा उसको कहते हैं हम बैंक रेट। क्या कहते हैं? बैंक रेट। ठीक, यानी कि अगर इस तरह का कुछ दिखाई दे, यानी इस तरह का सिंबल हो, यानी कि ये जब दे रहा हो, आरबीआई दे रहा हो तो बैंक रेट पर देगा। लेकिन यही अगर हम आरबीआई का फिगर ऐसे बना दे, आरबीआई ये हो गया, अब बाकी ये तीनों बैंक यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो गया मान लीजिए एसबीआई, ये हो गया मान लीजिए पीएनबी और ये हो गया बीओबी। और इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना दें, यानी कि यहाँ पे एसबीआई, पीएनबी और बीओबी जो दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं? आरबीआई को। तो जब ये छोटे बैंक बड़े बैंक को लोन देते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे रिवर्स रेपो रेट लगाते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। और कुछ डिटेल में ज़्यादा जानना हो तो चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एनडीटीएल सब क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सबको मैंने अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 9वां प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन हमारा ए 11 मई, बी 8 मई, सी 10 मई और डी 3 मई। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी 8 मई। 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मई। रेड क्रॉस का साइन भी क्या होता है? इस तरह का साइन होता है रेड क्रॉस का, जो लाल कलर का होता है। आमतौर पे आप देखेंगे जो डॉक्टर लोग होते हैं या फिर एम्बुलेंस जो होता है उस पर इस तरह का साइन होता है। और एक नया पे साइन है जो इस तरह का रहता है, उस पर एक सांप जैसा चित्र बना रहता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हमारा ए गोल्फ, बी कुश्ती, सी हॉकी और डी फुटबॉल। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी हॉकी। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हॉकी जो है, यानी कि रंगा स्वामी कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11वां प्रश्न, सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है हमारा ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान और डी मलेशिया। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए भारत। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2022 को जीता है। अब बात आती है किसको हरा के जीता है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है? रनर अप रहा है। ऑस्ट्रेलिया क्या रहा है? रनर अप रहा है। ठीक, मलेशिया जो था इसका वेन्यू था, यानी कि मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। अगर मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की राजधानी क्या है? अगर मलेशिया की कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो कोलालमपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी यहाँ की रिंगिट। क्या है? रिंगिट, जिसका वैल्यू लगभग 1 रिंगिट बराबर
लगभग 17 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि लगभग मान लीजिए 17 रुपया होता है। ठीक, चलिए इसका कोई मतलब बनता नहीं है, मतलब ऐसे ही मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। 12वां प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे मुस्तफिजुर रहमान, बी वजीफा नाजनीन, सी रूबल हुसैन और डी तमीम इकबाल। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी रूबल हुसैन। रूबल हुसैन ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, ठीक, जो कि बांग्लादेश के हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13वां प्रश्न, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना क्या कहलाता है? अरे जाहिर सी बात है, आसान भाषा में कहें तो जब सरकार बेचती है उसको क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि सरकार का, जैसे मान लीजिए सरकार, जैसे रेलवे हो गया, तो रेलवे का पूरा मान लीजिए संपत्ति और सरकार का है, और उसमें से वो क्या कर रही है कि कह रही है कि 20% संपत्ति को हम बेचेंगे। तो वही कहना, यानी कि जब सरकार अपनी हिस्सेदारी कंपनियों में से या कोई भी चीज़ में से बेचती है तो उसको क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, हैंग अप, उदारीकरण, विनिवेश, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा विनिवेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? विनिवेश होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डी इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? डी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, डी इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इस बात को भी याद रखना है, जब सरकार यानी कि अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उसको विनिवेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हमारा ए काली मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी लाल मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी जलोढ़ मिट्टी, जो कि जलोढ़ मिट्टी जो है अच्छा खासा उपजाऊ होती है, तो इसमें जो पहले से उपजाऊ है उसमें उतना उर्वरक डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इससे हम लोग का आंसर हो जाएगा सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज़्यादा, मतलब और सबके तुलना में उर्वरक कम डाला जाता है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन है हमारा ए फरीद खान, बी सूर शाह और सी सिकंदर शाह और डी इस्लाम शाह। देखिए शेर शाह सूरी मर गया 1545 ईस्वी के आसपास मारा था, 44 या 45, शायद 45 से मारा था, ठीक, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं, लेकिन 45 ही था शायद, ठीक। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। क्यों मृत्यु हो गई? क्योंकि शेर शाह मृत्यु जो था कलिंजर अभियान कर रहा था। शेर शाह सूरी कौन सा अभियान कर रहा था? कलिंजर अभियान। कलिंजर था कहाँ? तो ये कलिंजर था राजस्थान में, ठीक। और वहाँ के एक राजा थे, कलिंजर के एक राजा थे जिनका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। और ये कीरत सिंह के पास एक ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा वाली थी, ठीक, एक डांसर थी जो कि बहुत सुंदर थी, यानी कि एक नर्तकी थी, नर्तकी कहते हैं, नर्तकी थी, यानी कि एक ऑर्केस्ट्रा वाली थी। और इस ऑर्केस्ट्रा वालों को पता ना कहाँ से शेर शाह देख लिया। हालांकि शेर शाह सूरी जो था बहुत ही योग्य आदमी था, बहादुर था, लेकिन आप जानते हैं एक कथन कहा गया है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी लड़की का हाथ हो या ना हो, लेकिन हर बर्बाद व्यक्ति के पीछे एक लड़की का हाथ जरूर होता है। तो इस शेर शाह को ये नर्तकी जो थी, नचनिया, पसंद पड़ गई और ऑर्केस्ट्रा वाली खातिर दोनों मार कर लिया सब। दोनों में लड़ाई हो गया और उसी लड़ाई के दौरान जो था शेर शाह सूरी तोप चला रहा था, वो तोप क्या हुआ? फट गया, और जिसमें क्या हुआ? शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई वहीं पे, ठीक। तो उसके बाद जो था उसका उत्तराधिकारी कौन बना? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना, और उसके बाद भी जो भी शासक आए उतने योग्य नहीं थे, तो इसलिए ये जो लोदी वंश था जो फिर से एक बार उजागर हुआ था वो समाप्त हो गया, ठीक। लोदी वंश नहीं, अफगान था, ठीक, अफगान था, सॉरी, लोदी वंश नहीं, अफगान था, जो कि सूर्यवंश की इसने स्थापना की थी, लेकिन ये इसी भर रहा, उसके बाद समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन है हमारा ए 8 अप्रैल 1857, बी 20 जून 1854, सी 29 मार्च 1857 और डी 8 अप्रैल 1856। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब आप बताइए कि मंगल पांडे जो थे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? आप इसका आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, निकोलो कांटी किस शासक के समय भारत आया था? ऑप्शन है हमारा ए देवराय फर्स्ट, हरिहर सेकंड, देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए देवराय फर्स्ट। निकोलो कांटी जो था देवराय फर्स्ट के समय भारत आया था, ठीक। अगर बात की जाए कि ये देवराय किस साम्राज्य का शासक था, तो याद रखिएगा विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य का ये शासक था। ठीक, अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक तो कृष्णदेव राय याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। इसका राजधानी कहाँ है विजयनगर साम्राज्य की? तो हम्पी थी। ठीक, और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर था? तो तुंगभद्रा नदी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी। इन सब बातों को याद रख सकते हैं आप। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1946 में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, बी बी एन राव, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी गोपाल स्वामी अयंगर। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी बी एन राव। बेनिगल ऐसे कुछ करके राव उनका नाम था। बेनिगल एन से था कुछ दिमाग में नहीं। ठीक, बी एन राव याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है ए जापान, बी फ्रांस, सी चीन और डी रूस। सही आंसर हो जाएगा डी रूस। हाल ही में रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ से? तो परमाणु पनडुब्बी से। ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी रूस। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा है हाइपरसोनिक। तीन तरह के जो ये क्या बोलते हैं तरंगे जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मिसाइलें होते हैं तीन तरह की होती है। एक होता है सब सोनिक, एक क्या होता है सब सोनिक, एक होता है सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक। तीनों में अंतर क्या होता है? तो जब यह वायु ध्वनि के वेग से, ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो अगर 332 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड अगर कम होगा तो सब सोनिक कहलाएगा। अगर 332 मीटर पर सेकेंड यानी कि ध्वनि के वेग से इसका वेग ज़्यादा होगा तो सुपरसोनिक। लेकिन अगर 332 मीटर पर सेकेंड का अगर 5 गुना इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक। यानी कि ध्वनि के वेग से 5 गुना अगर अधिक किसी चीज़ का वेग हो तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो इसको तो याद रखिएगा ही, साथ ही साथ इन चीज़ों को भी याद रखेगा कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन हुआ है? ऑप्शन हमारा ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेगा अब हम। 21वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारा ए रमा देवी, बी एनी बेसेंट, सी जयंती पटनायक और डी सरोजनी नायडू। तो सही आंसर हो जाएगा सी जयंती पटनायक जो थी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर बात की जाए वर्तमान में कौन है, एक पीछे क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा था ना मैं, उसका आंसर शायद मैं नहीं दिया था। क्या पूछा था जा हम खुद भूल गया। चलिए कोई बात नहीं। अब हाँ, तो वर्तमान में भी कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष? एट प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा रेखा शर्मा जो है, रेखा शर्मा वर्तमान में क्या है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बात की जाए रमा देवी की तो ये क्या प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। ठीक, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक, और आप कमेंट करके बताइए कि किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक, और एक बात और याद रखिएगा, एनी बेसेंट थी जिन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक, भारत में बात की जाए तो एनी बेसेंट। अगर ओवरऑल कहे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा मैडम ब्लॉटास्की और कॉर्नल कुछ ऐसे उसका नाम था, लेकिन मैडम ब्लॉटास्की और कॉर्नल
कर्नल क्या था उसका नाम, मैं भूल रहा हूँ, आपको पता हो तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष। ये सरोजनी नायडू थी, ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ए राजा राम मोहन राय, बी ए ओ ह्यूम, सी विलियम जोन्स और डी सी आर दास। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो था 1784 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पश्चात शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना। और इसका उद्देश्य ये भी था कि जो भारत के ग्रंथ है, जैसे कि यहाँ के जो लिटरेचर थे, जो यहाँ के धार्मिक ग्रंथ थे, उनका अनुवाद करके उनको यूरोप ट्रांसफ़र करना, उनको मतलब यहाँ के कल्चर को यूरोप में बताना और यूरोप के कल्चर को यहाँ बताना, इसका उद्देश्य था एशियाटिक सोसाइटी का, जिसका स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। ठीक, राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक, एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 ईस्वी में, कांग्रेस की स्थापना किए थे एओ ह्यूम। उसमें भारत का वायसराय कौन था? ठीक, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था उस समय भारत का वायसराय था। ठीक, अब बच गए सी आर दास। तो सी आर दास जो थे स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था। स्वराज पार्टी कब किया था? तो 1923 ईस्वी में। ठीक, उम्मीद है सब क्लियर होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 23वां प्रश्न, असुमेलित को पहचानिए। सरहुल झारखंड, रऊफ जम्मू कश्मीर, सतरिया असम और थांगटा मिजोरम। सही आंसर इसमें हो जाएगा डी थांगटा। सरहुल झारखंड बिल्कुल सही है, रऊफ जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ये भी सही है, सतरिया असम में मनाया जाता है, ये भी सही है, थांगटा जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर का एक मार्शल आर्ट शैली है। तो हमें आंसर हो जाएगा थांगटा यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मिजोरम का पूछे तो चिरऊ फेस्टिवल याद रखिएगा, चिरऊ जो है मिजोरम का है, जिसको हम बांसों का डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 24वां प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? यानी कि कितने लोग होने चाहिए कम से कम, तभी जाकर लोकसभा का कार्यवाही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए कुल सदस्य का 1/4वां भाग, कुल सदस्य का 2/3वां भाग, कुल सदस्य का 1/3वां भाग या कुल सदस्य का 1/10वां भाग। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। कुल सदस्य का अगर 1/10 भाग रहेगा, सदन में लोग मतलब उपस्थित रहेंगे, तभी सदन की कार्रवाई होगी, अन्यथा उसको रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न। कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन हमारा ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 48A, सी अनुच्छेद 50 और डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज की चर्चा है। पंचायती राज आपको पता होगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय पंचायती राज जो था मात्र डीपीएसपी में था, यानी कि अनिवार्य नहीं था, लेकिन बाद में इसको 73वां संविधान संशोधन करके अनिवार्य किया गया। ठीक, अनुच्छेद 48 की बात करें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों के रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 का जो है अंतर्राष्ट्रीय विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विदेश संबंध की चर्चा है। विदेश संबंध की, इसमें विदेश संबंध के चाहे विदेश नीति कही उसी की चर्चा है। और ये सारे के सारे किसमें है? तो डीपीएसपी है। किसमें है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या यह अदालत में, कोर्ट में प्रवर्तनीय है? तो बिल्कुल नहीं, ये कोर्ट में बिल्कुल प्रवर्तनीय नहीं है। इसको लेकर आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ये राज्य को निर्देश दिया गया है, राज्य का मन करेगा तो ये सब चीज़ों को लागू करेगा, मन करेगा तो नहीं करेगा, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहीं पे हमारा आज सेशन समाप्त हुआ। टोटल 25 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपको सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा, खराब लगा, बाउल लगा, जो सलाह देना हो कमेंट आपके लिए खाली है, भर दीजिए। तो जो भी आप सलाह देना चाहते हैं दीजिए, कुछ ऐड करना हो, कुछ हटाना हो। एक पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है और मैं भी उस पर थोड़ा डाउटेबल रहता हूँ कि जो क्वेश्चन है क्या उसको मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, क्वेश्चन
कम भी रहेगा तो चलेगा, एक्सप्लेन ज़्यादा करूँ, या फिर आप एक्सप्लेनेशन अधिकतर जानते हैं, क्वेश्चन की संख्या में बढ़ा दूँ, इस पर थोड़ा देखिएगा। आप जो सलाह देना चाहें दीजिए, हालांकि कहूँगा तो मैं वही जो मेरा मन करेगा, लेकिन फिर मतलब सलाह आपका मैं कोशिश करूँगा कि मानूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी लोग जुड़े ऐसे ही जुड़े रहिए और रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनते रहेंगे, आप उनको फॉलो करते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ।